हेलो एवरीवन। आज हम अपना पीएसएम का लेक्चर 10 स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज़। तो डिसीज़ सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानते हैं, फिर उसके लिमिटेशन जानेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होती है डिसीज़ की? डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। मतलब बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन है अगर उससे डेविएशन हो जाए तो उसे हम डिसीज़ कहते हैं। डेविएशन फ्रॉम द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, इसे भी हम डिसीज़ कहते हैं। या फिर व्हेन बॉडी इज़ नॉट एट ईज़। तो ये तीनों डेफिनेशन किसकी है? डिसीज़ की है। ठीक है, अब इसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं? नो सेट पॉइंट एज टू व्हेन अ डिसीज़ हैज़ अ स्टार्टेड। मतलब कब डिसीज़ स्टार्ट होती है इसका कोई सेट पॉइंट नहीं होता है, और डिसीज़ कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए? लिमिटेशंस हो गए। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज़। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने हैं। पहला है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट और दूसरा है सोशियो कल्चरल कॉन्सेप्ट या सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। अब इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि माल एडजस्टमेंट ऑफ द ह्यूमंस टू द इन्वायरमेंट। मतलब ह्यूमन को इन्वायरमेंट से मतलब जो रिसोर्सेज मिल रहे थे वो अब कम मिलने लगे, माल एडजस्टमेंट हो गया, कमी हो गई उसके अंदर। अनेबल टू एडजस्ट टू चेंजिंग सीजन, पीपल एंड जॉब। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए? इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हो गए। अब सोशियो कल्चरल कॉन्सेप्ट क्या है? माल एडजस्टमेंट टू ऑफ ह्यूमंस टू द सोसाइटी। इकोलॉजिकल में माल एडजस्टमेंट था इन्वायरमेंट से, और सोशियो कल्चरल में क्या होता है कि माल एडजस्टमेंट है सोसाइटी से। ठीक है, अब इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे पहला है डिसीज़। डिसीज़ क्या होता है? मतलब फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन, उसको बोलते हैं डिसीज़। और इलनेस क्या होता है? सब्जेक्टिव स्टेट ऑफ द पर्सन हु फील्स अवेयर ऑफ नॉट बीइंग वेल। मतलब ये पर्सन की वो स्टेट होती है जिसमें पर्सन को पता होता है कि वो उसकी हालत ठीक नहीं है, मतलब वो फील वेल नहीं है, बीइंग वेल नहीं है। ठीक है, सिकनेस क्या होती है? स्टेट ऑफ सोशल डिसफंक्शन। मतलब इंडिविजुअल टेक्स अप अ सिकनेस रोल, मतलब इंसान अपने खुद की वजह से बीमार है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या हम? सिकने मतलब सिकनेस। ठीक है, अब बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज़ प्रेजेंटेशन। कैसे प्रेजेंट करते हैं किसी डिसीज़ को? जैसे सबसे पहले हम डिसीज़ को पता लगाते हैं, मतलब जैसे कोई एक्सीडेंट या हेल्थ इवेंट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट में जैसे एनाटॉमिकल में लॉस ऑफ द स्ट्रक्चर, मतलब किसी के स्ट्रक्चर लॉस हो गया, जैसे लेग का या हैंड का या हेड का। ठीक है, फिर दूसरा है फिजियोलॉजिकल लॉस। इसका मतलब क्या होता है कि लॉस ऑफ द फंक्शन, कोई पर्सन अपना काम नहीं कर पा रहा है, नॉर्मल जो भी काम है। ऐसे मान लो अगर लेग में फ्रैक्चर हो गया तो आदमी चल नहीं पा रहा है, तो ये क्या होगा? फिजियोलॉजिकल इम्पेयरमेंट। तीसरा है साइको सोशल इम्पेयरमेंट। साइको सोशल इम्पेयरमेंट में क्या होता है कि अफेक्ट द मेंटल स्टेटस। आदमी का मेंटल स्टेटस क्या है वो अगर अफेक्ट हो गया तो वो साइको सोशल इम्पेयरमेंट में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा आता है डिसएबिलिटी। डिसएबिलिटी क्या होती है? रेस्ट्रिक्शन ऑफ द एक्टिविटी। जैसे एग्जांपल लॉस ऑफ द लेग है तो पर्सन वॉक नहीं कर पाएगा, तो ये क्या होगी? उसकी डिसएबिलिटी, मतलब जो अपना काम था वो नहीं कर पा रहा है। फिर चौथा है हैंडीकैप। हैंडीकैप मतलब क्या होता है? इनएबिलिटी टू फुलफिल द रोल्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब पर्सन वॉक नहीं कर पा रहा तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर अपने जॉब पे नहीं जा पाएगा, काम पे नहीं जा पाएगा, तो इससे क्या है कि अपने वो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? हैंडीकैप। उस पर्सन को क्या बोलेंगे? हैंडीकैप। तो क्या क्या सीक्वेंस है? डिसीज़, इम्पेयरमेंट, डिसएबिलिटी और हैंडीकैप। आई होप समझ में आया। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं डायबिटीज़ का। देखो डायबिटीज़ अगर है तो क्या होगा? डिसीज़ है, और डायबिटीज़ की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है तो वो क्या हो गया? फिजियोलॉजिकल इम्पेयरमेंट हो गया। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं हो रहा, इसकी वजह से कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हो पाएगी तो उसको बोलते हैं डिसएबिलिटी। और सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हो पाएगी तो उसकी वजह से डिवोर्स हो जाएगा पति पत्नी के बीच में, तो उसको बोलते हैं हैंडीकैप। तो ये एक तरह से पूरा ये सीक्वेंस है कि डिसीज़ के प्रेजेंटेशन का। ठीक है, अब बात करते हैं थ्योरीज ऑफ डिसीज़ कॉजेशन। क्या क्या थ्योरीज होती हैं? पहला है मियाज़मा थ्योरी, दूसरा है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, तीसरा है जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़ कॉजेशन, चौथा है थ्योरीज ऑफ मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन, और पांचवा है वेब ऑफ कॉजेशन। मियाज़मा थ्योरी किसने दी थी? विलियम फर ने। ठीक है, विलियम फर। और डिसीज़ अकर्स ड्यू टू बैड क्लाउड्स, मतलब देयर टाइम इज़ नॉट राइट। मतलब विलियम फर ने क्या बताया था कि डिसीज़ अकर होती है बैड क्लाउड्स की वजह से, मतलब कि ये इसका राइट टाइम नहीं होता डिसीज़ होने का। ठीक है, मतलब जब समय सही नहीं चल रहा होता है तो उस टाइम पर डिसीज़ हो जाती है, तो उसको बोलते हैं डिसीज़ अकर ड्यू टू बैड क्लाउड्स। बैड क्लाउड मतलब समय सही नहीं चल रहा है। फिर दूसरा आता है थ्योरीज ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसको किसने दिया था? एरिस्टोटल ने दिया था। उन्होंने क्या बताया था कि स्टेट्स दैट द डिसीज़ हैपन ऑन इट्स ओन, मतलब डिसीज़ खुद से होती है, कोई फैक्टर उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, डिसीज़ खुद से होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। फिर तीसरा आता है जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़ कॉजेशन। इसे किसने दिया था? लुइस पास्चर ने, और इन्होंने ऑल्सो क्वाइंड द टर्म वैक्सीन। और लुइस पास्चर ने क्या बताया था कि स्टेट्स दैट द डिसीज़ आर कॉज्ड ड्यू टू जर्म्स।
जर्म्स की वजह से डिसीज़ होती है। जर्म्स की वजह से इन्फेक्शन हुआ और उसकी वजह से सिम्टम्स आए, फिर कोर्स हुआ, फिर ट्रीटमेंट में कह रहे थे वैक्सीनेशन और एंटीबायोटिक्स। मतलब लुईस पास्चर ने क्या बताया था कि जो डिसीज़ होती है वो जर्म्स की वजह से होती है, जिसकी वजह से सिम्टम्स आते हैं, और उन्होंने टर्म वैक्सीन को भी कॉइंट किया था, ठीक है। अब फिर चौथा बात करते हैं थ्योरी ऑफ मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन। इसको किसने दिया था? पीटन कॉफर ने। इन्होंने क्या हिंट दिया था? हिंट्स एट द पॉसिबल एटियोलॉजी ऑफ द डिसीज़। अब इसमें इस एग्जांपल के तौर पर लें, क्रॉनिक हार्ट डिसीज़ है, ठीक है, क्रॉनिक हार्ट डिसीज़। तो इसके क्या क्या मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन है? जैसे हाई फैट डाइट हो गया, सिडेंट्री लाइफ स्टाइल हो गया, स्मोकिंग हो गया, ओबेसिटी हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, हेरिडिटी हो गया। तो ये मल्टीफैक्टोरियल कॉजेज़ हैं किसी एक पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए, ठीक है। तो इसको किसने दिया था? पीटन कॉफर ने। अब बात करते हैं लास्ट, वेब ऑफ कॉजेशन। इसको दिया था मैकमोहन ने और पग ने। मैकमोहन और पग, इन्होंने हाईलाइट किया था पॉसिबल मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द डिसीज़ या पॉसिबल मोड्स ऑफ इंटरेक्शन अमंग द कॉजेस, ठीक है। इन्होंने पॉसिबल मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन बताया था जिसकी वजह से डिसीज़ हो सकती है, और डिसीज़ के कंट्रोल के लिए फिगर आउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक इन द डिसीज़ ट्रांसमिशन एंड स्टॉप इट। मतलब अगर हमें डिसीज़ को कंट्रोल करना है तो हम उसके सबसे इंपॉर्टेंट लिंक को ढूंढेंगे जिसकी वजह से डिसीज़ का ट्रांसमिशन हो रहा है, और फिर उसे हम स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं स्ट्रेस की और चेंज इन द लाइफ स्टाइल। स्ट्रेस में क्या होगा? इमोशनल डिस्टर्बेंसेस या स्मोकिंग, ठीक है, और इसकी वजह से एजिंग फैक्टर और अदर फैक्टर, और इसकी वजह से हाइपर टेंशन हो गया। अब हाइपर टेंशन हुआ तो क्या हुआ? चेंजेस इन द वॉल ऑफ द आर्टरीज। तो चेंजेस हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ? कोरोनरी ऑक्लूजन, और इसकी वजह से मायोकार्डियल इस्चीमिया और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। अब चेंजेस क्या क्या हुए लाइफ स्टाइल में? जैसे कि लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज या स्मोकिंग कर रहे हैं, या फिर अबंडेंस ऑफ फूड, खूब फूड खा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है? जैसे लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी वगैरह से क्या होता है? हाइपरटेंशन, इंक्रीज द कैटेकोलामाइन थ्रोम्बोटिक टेंडेंसी, या अगर अबंडेंस ऑफ फूड खा रहे हैं तो ओबेसिटी हो सकती है, चेंजेस इन द डाइटरी पाथवे। तो ओबेसिटी हुई तो उसकी वजह से क्या हुआ? हाइपरलिपिडेमिया हो गया। हाइपरलिपिडेमिया हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ? कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई। फिर उसकी वजह से क्या हुआ? कोरोनरी ऑक्लूजन, फिर मायोकार्डियल इस्चीमिया, फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्ट्रेस की वजह से या लाइफ स्टाइल के चेंजेस की वजह से डिसीज़ अकर हो रही है। कौन सी डिसीज़? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मतलब और भी डिसीज़ हो सकती हैं, जरूरी नहीं मायोकार्डियल ही। फिर दूसरा हम बात करते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड की। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड क्या होता है? इट इज़ द इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग द एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट के बीच में इंटरेक्शन और इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी, इसी को हम बोलते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। इसी एग्जाम्पल लेते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का। तो यहाँ पर एजेंट क्या है? माइकोबैक्टीरियम टीबी। और होस्ट क्या है? होस्ट मतलब कि जो हम ऐसे कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है जिसकी इम्यूनिटी लो होती है और उसका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है वो भी पुअर होता है। और तीसरा है इन्वायरमेंट, जैसे कि ओवर क्राउडिंग की वजह से या लैक ऑफ सैनिटेशन की वजह से, तो ये इन्वायरमेंट क्रिएट होगा जिसकी वजह से एजेंट जो है होस्ट के अंदर एंट्री कर रहा है। तो एजेंट क्या होगा? जैसे माइकोबैक्टीरियम टीबी, ठीक है। और होस्ट में क्या होगा? जैसे लो इम्यूनिटी हो गया या फिर न्यूट्रिशनल स्टेटस पुअर हो गया, ठीक है। और इन्वायरमेंटल में क्या है? ओवर क्राउडिंग हो गया या लैक ऑफ सैनिटेशन हो गया। तो ये सब की वजह से क्या होता है? बीमारी, ये सब तीनों में इंटरेक्शन होता है आपस में और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं कि मतलब अगर इम्यूनिटी लो नहीं हुई तो माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्ट नहीं करेगा, या अगर ओवर क्राउडिंग में नहीं गया या लैक ऑफ सैनिटेशन नहीं किया तो इसकी वजह से टीबी अंदर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये सब होते हैं इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे। फिर तीसरा आता है एजेंट। एजेंट का काम क्या होता है कि ये, इसके प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? इन्फेक्टिविटी, मतलब कि ये एबिलिटी ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट टू इन्वेड एंड मल्टीप्लाई इन द होस्ट, ठीक है। तो क्या हमने देखा? इन्फेक्टिविटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट टू इन्वेड एंड मल्टीप्लाई इन द होस्ट। जैसे इन्फेक्शियस एजेंट की वो एबिलिटी होती है जिससे कि वो होस्ट के अंदर इन्वेड करता है और मल्टीप्लाई करता है। दूसरा है पैथोजेनेसिटी। पैथोजेनेसिटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट टू प्रोड्यूस क्लिनिकल इलनेस, मतलब इन्वेड और मल्टीप्लाई कर लिया, फिर उसके बाद क्लिनिकल इलनेस अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको बोलते हैं पैथोजेनेसिटी। तीसरा है वायरुलेंस। वायरुलेंस क्या होता है? सीवियरिटी और किलिंग पावर ऑफ द डिसीज़, मतलब डिसीज़ की कितनी सीवियरिटी है और कितनी किलिंग पावर है उसको बोलते हैं वायरुलेंस। मतलब कौन सी डिसीज़ कितना ज़्यादा वायरुलेंस है वो इसकी सीवियरिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। और चौथा है केस फैटेलिटी रेट। ये इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है टू मेजर द वायरुलेंस ऑफ अ डिसीज़। तो हमें 4 पॉइंट कहते हैं इंडिकेट एजेंट के। पहला इन्फेक्टिविटी, जिससे कि हम एबिलिटी होती है इन्फेक्शियस एजेंट की जिससे कि वो इन्वेड और मल्टीप्लाई करता है होस्ट के अंदर। दूसरा है पैथोजेनेसिटी, जिससे कि इन्फेक्शियस एजेंट प्रोड्यूस करता है क्लिनिकल इलनेस। और तीसरा है वायरुलेंस, ये क्या होती है? सीवियरिटी या किलिंग पावर होती है डिसीज़ की। चौथा है केस फैटेलिटी रेट, ये एक तरह का इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है टू मेजर द वायरुलेंस ऑफ अ डिसीज़, ठीक है। अब बात करते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल की। ये है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल। देखो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल जो होता है
ये इसमें हमने पहले बता चुके कि ये एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट के बीच में इंटरेक्शन और इंटरडिपेंडेंसी होती है, और इसमें टाइम भी लेते हैं, ठीक है। टाइम होता है कम्युनिकेबल डिसीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। अगर इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है उसका अगर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़, और अगर लेटेंट पीरियड होता है उसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। ये तो हो गया एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल। अब एक होता है एडवांस मॉडल। एडवांस मॉडल में क्या होता है कि जो एजेंट होता है उसकी जगह क्या आ जाता है, पॉजिटिव फैक्टर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि एडवांस मॉडल में एजेंट की जगह क्या आ जाता है, पॉजिटिव फैक्टर आ जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर लिखा है एजेंट इज रिप्लेस्ड बाय द पॉजिटिव फैक्टर। एग्जाम्पल जैसे लाइफ स्टाइल या बिहेवियरल फैक्टर, ये क्या हो गया, पॉजिटिव फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं बीइंग मॉडल ऑफ कॉजेशन, डिसीज कॉजेशन। तो बीइंग मॉडल क्या कहता है, इसका ट्रिक है BEINGS। बी से क्या है, बिहेवियरल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ई से क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। आई से क्या है, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स। एन से क्या है, न्यूट्रिशनल फैक्टर। और जी से क्या है, जेनेटिक फैक्टर। और एस से क्या है, सोशल सर्विसेज एंड स्पिरिचुअल फैक्टर। तो ये क्या हो गया, बीइंग मॉडल ऑफ डिसीज कॉजेशन। बिहेवियरल एंड बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंट और इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर, न्यूट्रिशनल फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर, सोशल सर्विसेज एंड स्पिरिचुअल फैक्टर, ठीक है। अब बात करते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांसमिशन क्या होता है। इट इज़ द शिफ्ट ऑफ द डिसीज बर्डन फ्रॉम एरा ऑफ कम्युनिकेबल टू नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। मतलब डिसीज़ का बर्डन एक एरा से दूसरे एरा में जा रहा है, मतलब एरा ऑफ कम्युनिकेबल टू नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांसमिशन। अब बात करते हैं एपिडेमियोलॉजिकल रेशियो क्या होता है। इट इज़ एपिडेमियोलॉजिकल रेशियो क्या होता है, डाली ड्यू टू कम्युनिकेबल डिसीज़ अपॉन डाली ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। ये होता है एपिडेमियोलॉजिकल रेशियो, और ये हमेशा 1 से कम आता है, ठीक है। अब बात करते हैं रूट कॉज एनालिसिस। रूट कॉज क्या होते हैं, तो इसके लिए हमने कुछ मतलब मॉडल लिए, कॉजल पाई मॉडल बाय रॉथमैन और फिश बोन डायग्राम, ठीक है। थ्योरी में क्या है कि नेसेसरी कॉज और सफिशिएंट कॉज। नेसेसरी कॉज क्या होते हैं, इसेंशियल फॉर द डिसीज़ टू अकर। मतलब ये नेसेसरी होते हैं, मतलब इनके बिना डिसीज़ नहीं हो सकती। जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में टीबी, जो टीबी में जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है वो इन्फेक्शियस एजेंट इसेंशियल होता है, बिना उसके टीबी कॉज नहीं हो सकती। या एड्स की अगर हम बात करें तो एड्स में एचआईवी, और एचआईवी जो है सफिशिएंट होता है टू कॉज द डिसीज़ ऑल बाय इटसेल्फ लाइक एचआईवी फॉर द एड्स। और दूसरा क्या है, मे नॉट बी सफिशिएंट टू कॉज डिसीज़ बाय इटसेल्फ, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। मतलब कुछ हमने पिछले कई चैप्टर में पढ़ा था कि कुछ डिसीजेज होती हैं जो सफिशिएंट होती हैं और नेसेसरी भी होती हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों, जैसे एचआईवी और एड्स। और कुछ होती हैं जो नेसेसरी तो होती है लेकिन सफिशिएंट नहीं होती हैं, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। कहने का मतलब ये है कि टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नेसेसरी तो है मगर ये सफिशिएंट नहीं है कि वो डिसीज़ कॉज करेगा, ठीक है। तो फिर चौथा बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के। एन ऑप्टिमम ऑफ मिक्सचर ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स, नो सिंगल नेसेसरी कॉज इज़ नीडेड, ठीक है। अब बात करते हैं सफिशिएंट कॉज की। तो सफिशिएंट क्या होता है कि जो ऑलवेज रिजल्ट करेगा डिसीज़, मतलब ये सफिशिएंट होता है, इसी किसी और अदर फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती डिसीज़ कॉज करने के लिए। एग्जाम्पल क्या है, एचआईवी फॉर एड्स। फिर आगे बात करते हैं कॉजल पाई मॉडल की। कॉजल पाई मॉडल किसने दिया था, रॉथमैन ने दिया था, पहले हम पढ़ा था रॉथमैन, ठीक है। और ईच ये क्या बताता है कि ईच सिंगल कॉम्पोनेंट कॉज इज़ रेयरली अ सफिशिएंट कॉज बाय इटसेल्फ बट मे बी नेसेसरी फॉर डिसीज़ कॉजेशन। मतलब क्या बोलता है कि जो ईच कंपोनेंट है जो कॉजल पाई मॉडल में, वो रेयरली सफिशिएंट होते हैं, मतलब अकेले डिसीज़ कॉज नहीं कर पाते मगर वो नेसेसरी होते हैं, ठीक है, बट नेसेसरी होते हैं डिसीज़ कॉज करने के लिए। मतलब वो अकेले तो डिसीज़ नहीं कॉज कर पाएंगे मगर उनके बिना भी डिसीज़ कॉज नहीं हो पाएगा, मतलब सफिशिएंट तो नहीं होते मगर नेसेसरी होते हैं। और क्या बोलता है यहाँ पर, कंट्रोल ऑफ अ डिसीज़ मे बी अचीव्ड बाय रिमूविंग वन ऑफ द कंपोनेंट इन ईच पाई। अगर हम इनमें जो कंपोनेंट हैं किसी एक कंपोनेंट को भी अगर रिमूव कर दिए तो उससे हमारा डिसीज़ कंट्रोल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल ABCDE दिया है, ठीक है, 5 कंपोनेंट दिए, तो ये मतलब सफिशिएंट तो नहीं होते, मतलब अकेले सफिशिएंट नहीं होते डिसीज़ कॉज करने के लिए मगर नेसेसरी होते हैं, हर कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है डिसीज़ कॉज करने के लिए। तो अगर इनमें से कोई एक कंपोनेंट भी हटा दें, मान लो हमने ए को ही हटा दिया, तो उससे क्या होगा, हमारा डिसीज़ कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। और फिर आगे पढ़ते हैं, इफ़ देयर वॉज अ फैक्टर कॉमन टू ऑल द कंपोनेंट पाइज। और अगर अलग अलग कंपोनेंट पाई में अगर कोई एक फैक्टर सब में कॉमन है, जैसे यहाँ पर ए सब में कॉमन है, तो ये जो है नेसेसरी कॉज होता है। और स्पेसिफाइड डिसीज़ वुड बी एलिमिनेटेड बाय रिमूविंग द डैट कंपोनेंट अलोन। अगर कोई एक फैक्टर अलग अलग पाई में मतलब सिमिलर होता है, सेम होता है, कॉमन होता है, तो अगर हम केवल उसी फैक्टर को रिमूव कर दें तो उससे हमारा डिसीज़ कंट्रोल हो जाएगा, डिसीज़ कंट्रोल।
बाय रिमूविंग द फैक्टर ए अलोन, ठीक है, रिमूविंग फैक्टर ए अलोन, ठीक है। अब बात करते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिसीज़ की। नेचुरल हिस्ट्री में क्या है कि प्रोग्रेशन ऑफ द डिसीज़ ओवर टाइम फ्रॉम प्री पैथोजेनेसिस फेज इन द एनवायरमेंट्स टू इट्स टर्मिनेशन एज रिकवरी, डिसेबिलिटी और डेथ इन द एब्सेंस ऑफ एनी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। मतलब किसी डिसीज़ का प्रोग्रेशन ओवर टाइम फ्रॉम प्री पैथोजेनेसिस फेज टू इट्स टर्मिनेशन एज द रिकवरी, डिसेबिलिटी और डेथ इन द एब्सेंस ऑफ एनी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। तो इसी को बोलते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिसीज़। नेचुरल हिस्ट्री क्या बोलती है कि हाउ अ डिसीज़ प्रोग्रेस नेचुरल सीक्वेंस इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंटरवेंशन, मतलब ट्रीटमेंट को बोलते हैं, प्रिवेंशन के बिना कोई डिसीज़ कैसे प्रोग्रेस करती है उसको हम बोलते हैं नेचुरल हिस्ट्री। और यहाँ पर कोहर्ट स्टडी जो होती है वो बेस्ट होती है जो स्टेबलाइज द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिसीज़। अब बात करते हैं स्टेजेस की। तो सबसे पहला स्टेज क्या होता है, स्टेज ऑफ ससेप्टिबिलिटी, फिर उसके बाद एक्सपोजर हुआ, फिर उसके बाद आया स्टेज ऑफ सब क्लिनिकल डिसीजेस, फिर उसके बाद ऑनसेप्ट ऑफ सिम्टम हुआ, फिर उसके बाद स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिसीज आया, इसमें यूजुअल टाइम एंड डायग्नोसिस हुआ, फिर लास्ट में आउटकम हुआ, फिर इसके बाद आता है स्टेज ऑफ रिकवरी, डिसेबिलिटी और डेथ। तो टोटल 4 स्टेजेस होते हैं। पहला है स्टेज ऑफ ससेप्टिबिलिटी। इसमें क्या होता है, हैपन्स इन द इन्वायरमेंट, मतलब यहाँ पर जैसे रिस्क फैक्टर जो है एक्सपोज होता है, ठीक है, जो ह्यूमन होता है वो या कोई भी इंडिविजुअल किसी भी रिस्क फैक्टर से एक्सपोज होता है उसको बोलते हैं स्टेज ऑफ ससेप्टिबिलिटी। और ये प्री पैथोजेनेसिस फेज होती है, ठीक है, और यहाँ पर प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा होता है स्टेज ऑफ सब क्लिनिकल डिसीजेस। यहाँ पर क्या होता है कि एजेंट जो है हमारी बॉडी में इंटर कर चुका है, ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है ना एक्सपोजर हो चुका है एजेंट का हमारी बॉडी के अंदर। तो अर्ली पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि यहाँ पर कोई साइन और कोई सिम्टम्स नहीं आते, नो साइन एंड सिम्टम्स, और ये एक तरह का सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। और यहाँ पर हम अगर अर्ली डायग्नोसिस कर लेते हैं तो उसका हम ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरा आता है स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिसीज़, यानी तीसरे स्टेज आता है यहाँ पर हम क्लिनिकल डिसीज़, यहाँ पर साइन एंड सिम्टम्स ऑनसेट हो जाते हैं, मतलब साइन एंड सिम्टम्स आने लगते हैं, और ये लेट पैथोजेनेसिस होती है। और अगर हमें यहाँ पर डिसीज़ को प्रिवेंट करना है तो यहाँ पर सेकेंडरी और टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है, ठीक है। फिर चौथा है आउटकम। आउटकम में क्या हो सकता है, या तो डिसीज़ की रिकवरी हो सकती है, या तो डिसेबिलिटी हो सकती है, या फिर डेथ हो सकती है इंडिविजुअल की, ठीक है। तो ये पूरा स्टेजेस होता है, 4 स्टेजेस होते हैं, स्टेज ऑफ ससेप्टिबिलिटी, स्टेज ऑफ सब क्लिनिकल डिसीज़, स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिसीज़ और स्टेज ऑफ रिकवरी या डिसेबिलिटी या डेथ, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब बात करते हैं प्री पैथोजेनेसिस फेज और पैथोजेनेसिस फेज की। प्री पैथोजेनेसिस फेज में क्या होता है, वो फेज जो इन्वायरमेंट में होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो डिसीज़ एजेंट है या पॉजिटिव एजेंट है ये मैन के अंदर एंटर नहीं करता, मतलब एक्सपोज टू थ्रू द रिस्क फैक्टर, अभी एजेंट जो है हमारे अंदर एंटर नहीं किया है। और इसमें क्या होता है, इंटरेक्शन होता है बिटवीन द एजेंट, होस्ट एंड द इन्वायरमेंट। यहाँ पर क्या होता है, ह्यूमन इज एक्सपोज्ड टू द डिसीज इन द इन्वायरमेंट, i.e. प्री पैथोजेनेसिस फेज ऑफ द कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। और ये एक यहाँ पर हम अगर प्रिवेंट करना है डिसीज़ को तो ये प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होगा, अभी भी एजेंट हमारे अंदर इंटर नहीं किया है, ठीक है, अभी केवल हम रिस्क फैक्टर से एक्सपोज हो रहे हैं। फिर दूसरा आता है पैथोजेनेसिस फेज। पैथोजेनेसिस फेज में क्या होता है, ये मैन के अंदर होता है, मतलब कि जो एजेंट है वो हमारे बॉडी में मैन के अंदर इंटर कर चुका है, ठीक है, और डिसीज़ एजेंट इंटर्स द मैन, फिर उसके अंदर वो मल्टीप्लाई करता है और डिसीज़ का प्रोग्रेशन करता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, इन्फेक्शन इन द पैथोजेनेसिस फेज कैन बी सब क्लिनिकल, मतलब साइन एंड सिम्टम्स नहीं आए या क्लिनिकल हो सकता है या फिर कैरियर हो सकता है, ठीक है। फिर फाइनल आउटकम क्या आता है यहाँ पर, या तो रिकवरी हो सकती है या डिसेबिलिटी या फिर डेथ हो सकती है। और अगर हमें यहाँ पर ट्रीटमेंट करना है तो सेकेंडरी और टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीजेस की। तो स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज़ क्या होती है, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसीजेस। ये एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डिसीज़ के वेरिएशन का, ठीक है, जो क्या बताता है डिसीज़ के वेरिएशन इन द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसीज़। कोई डिसीज़ किस तरह से वेरी करती है जब वो स्प्रेड करती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले रेबीज़, तो रेबीज़ डू नॉट फॉलो द स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज़, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सी डिसीज़ जो है स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज़ को फॉलो नहीं करती है, तो रेबीज़ बताना है। लेप्रोसी जो है परफेक्टली फॉलो करती है स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज़ को, रेबीज़ फॉलो नहीं करती है और लेप्रोसी जो है परफेक्टली फॉलो करती है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से फेजेस होते हैं, जैसे देखो सबसे पहले ये डिसीज़ हुआ, ठीक है, ये डिसीज़ हुआ तो इस पर स्पेक्ट्रम में क्या क्या होता है, सबसे पहले सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होता है, मतलब साइन एंड सिम्टम्स नहीं आए अभी, फिर क्लिनिकल इन्फेक्शन होता है, साइन एंड सिम्टम्स आने लगे, फिर माइल्ड इलनेस होती है, फिर सीवियर इलनेस होता है, फिर फेटल इलनेस होता है और लास्ट में डेथ हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है, ठीक। अब बात करते हैं ICD-11 MMS की। ICD-11 MMS का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़
फॉर मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी स्टैटिक्स, और इसको किसने दिया था? WHO ने दिया था, ठीक है। इसमें 11 का मतलब क्या होता है कि 11 एडिशन चल रहा है 2018 में। इट केम इनटू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में कब आया था ये? 1 जनवरी 2022 में आया था, ठीक है। और इसका लेटेस्ट रिवीजन कब हुआ था? जनवरी 1, 2023 में। कोविड-19 एंड मंकी पॉक्स वर एडेड, और इसके टोटल 3 वॉल्यूम्स हैं जिसमें टोटल 26 चैप्टर हैं, और एक 5th और 10th ये भी ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। और 3 वॉल्यूम्स कौन कौन से हैं? TRA मतलब टैबुलर लिस्ट, रेफरेंस गाइड और अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स, 3 वॉल्यूम है, ठीक है। और चैप्टर 6 में क्या है कि बिहेवियरल एंड मेंटल इलनेस बताया गया है। चैप्टर 6 में बिहेवियरल एंड मेंटल डिसीज़ के बारे में बताया गया है। चैप्टर 26 में ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में बताया गया है। चैप्टर 5th मतलब रोमन में सप्लीमेंट्री सेक्शन में है ये, और चैप्टर 10th ये एक्सटेंशन कोर्स हैं, ठीक है। तो टोटल हम यहाँ पे कितने वॉल्यूम हैं? 3 वॉल्यूम्स होते हैं, टैबुलर लिस्ट, रेफरेंस गाइड और अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स। अब कुछ न्यू चैप्टर्स हैं जो कि ICD 11 में ऐड किए गए हैं, जैसे डिसऑर्डर्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, डिसीज ऑफ द ब्लड एंड द ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स, कंडीशन रिलेटेड टू सेक्शुअल हेल्थ या स्लीप वेक डिसऑर्डर। ये सब कुछ न्यू चैप्टर हैं। और भी हैं कुछ, जैसे कि ट्रेडिशनल मेडिसिन, एक्सटेंशन कोड्स और HIV इज चेंज फ्रॉम कम्युनिकेबल डिसीज़ टू क्रॉनिक डिसीज़, ये भी ऐड किए गए हैं। ये सब कुछ न्यू चैप्टर्स हैं, ठीक है। और मतलब ICD 10 में क्या बताया गया कि HIV कैसे डिसीज़ है? कम्युनिकेबल। बट ICD 11 में क्या बताया गया कि ये क्रॉनिक डिसीज़ है। और क्या ऐड किया गया? 4 कैरेक्टर कोड्स, जैसे कि अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स। 2 सब कैटेगरीज ऐड किए गए, अरेबिक चैप्टर्स इंस्टेड ऑफ रोमन न्यूमेरिकल, रोमन न्यूमेरिकल की जगह अरेबिक चैप्टर्स को ऐड किया गया, ठीक है। तो ये सब कुछ नए चैप्टर्स हैं जिनको ICD 11 में ऐड किया गया। अब बात करते हैं ICD 11 का क्या एडवांटेज होता है ओवर दी ICD 10। तो ये रिफ्लेक्ट करता है करेंट मेडिकल टर्मिनोलॉजी को और इन्फॉर्मेशन नीड्स को। दूसरा है फंक्शंस इन द डिजिटल एंड द इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्थ रिकॉर्डिंग द इन्वायरमेंट। फिर तीसरा है मोर कॉम्प्रिहेंसिव फॉर यूज़ इन द ब्रॉडर क्लिनिकल सेटिंग्स एंड इनेबल्स द ग्रेटर इंटरनेशनल कंपेरेबिलिटी विथ नो कंट्री स्पेसिफिक वेरिएशंस। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं ICD 11 के टूवर्ड्स ओवर द ICD 10, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब कुछ MCQ सॉल्व कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला है, अ 35-year-old मैन इज़ अनएम्प्लॉयड बिकॉज ही इज़ अनेबल टू वॉक आफ्टर एन एक्सीडेंट, हिज अनएम्प्लॉयमेंट इज़ क्लासिफाइड एज। हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी, डिसीज़, ठीक है, DISEASE, डिसीज़ पढ़ा था। फिर दूसरा था इम्पेयरमेंट, फिर तीसरा था डिसेबिलिटी, चौथा था हैंडीकैप, ठीक है। तो 35-year-old मैंने अनएम्प्लॉयड हो गया। अब एक्सीडेंट क्या हो गया? डिसीज़ हो गया। इम्पेयरमेंट में क्या है? अनेबल टू वॉक। और तीसरा क्या है? डिसेबिलिटी, मतलब कि वो चल नहीं पा रहा है तो इसकी वजह से अपना काम नहीं कर रहा, अनेबल टू वॉक, मतलब पैर टूट गया इम्पेयरमेंट, और अनेबल टू वॉक है तो डिसेबिलिटी, और अनएम्प्लॉयमेंट है तो मतलब कि वो अपना रोल फुलफिल नहीं कर पा रहा है, मतलब वो उसकी जॉब चली गई, अपना रोल फुलफिल नहीं कर पाया, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। तो ये किस में हो गया? हैंडीकैप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पैथोजेनेसिस फेज ऑफ द डिसीज़। पैथोजेनेसिस क्या फेज क्या होती है यहाँ पर? चलिए पढ़ते हैं। स्क्रीनिंग इज़ ऑफ नो यूज़ इन चेंजिंग द कॉज ऑफ द डिसीज़, टर्शरी प्रिवेंशन इज पॉसिबल, एंट्री ऑफ द ऑर्गेनिजम्स अकर और इंक्लूड द सब क्लिनिकल केसेस। तो पैथोजेनेसिस फेजेस में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर एक्सपोजर हो चुका है, एजेंट हमारे बॉडी में इंटर कर चुका है, और यहाँ पर टर्शरी प्रिवेंशन पॉसिबल है, एंट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म होगा, और सब क्लिनिकल केसेस आएंगे पहले, फिर क्लिनिकल केसेस आएंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या है? स्क्रीनिंग इज़ नॉट यूज। स्क्रीनिंग यहाँ पर हम यूज़ होता है, क्यों? क्योंकि एजेंट हमारी बॉडी में इंटर कर चुका है, और अगर हम उसकी स्क्रीनिंग करते हैं तो हमें आसानी से पता लग जाएगा कि कौन सा एजेंट है। तीसरा है डिसीज़ इन द ह्यूमन्स वर ड्यू टू बैड क्लाउड्स, दिस रिफ्लेक्ट विच कैटेगरी। मतलब डिसीज़ जो है हमारे बुरे समय की वजह से होते हैं, ये किसने बताया था? वेब ऑफ कॉजेशन, जर्म थ्योरी, मल्टीफैक्टोरियल या मियाज़मा थ्योरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मियाज़मा थ्योरी। और ये किसने दिया था मियाज़मा थ्योरी को? मियाज़मा थ्योरी को किसने दिया था? कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। मियाज़मा थ्योरी को दिया था विलियम फर ने, ठीक है। और फिर उसके बाद वेब ऑफ कॉजेशन किसने दिया था? मैकमोहन एंड पग ने दिया था, मैकमोहन एंड पग। और जर्म थ्योरी किसने दिया था? क्यों? जर्म थ्योरी किसने दिया था? लुइस पास्चर ने दिया था ना। और मल्टी फैक्टोरियल कॉजेशन किसने दिया था? पीटर कॉफन ने दिया था। और मियाज़मा तो पता ही नहीं, विलियम फर ने दिया था, ठीक है। इन एडवांस्ड मॉडल ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड
एजेंट इज। एडवांस मॉडल में हमने बताया था एजेंट की जगह पे क्या आ जाता है, कॉजेटिव फैक्टर्स। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर वेब ऑफ कॉजेशन ऑफ डिसीज। मोस्ट एप्लीकेबल फॉर कॉमन डिसीज, कॉमन डिसीज के लिए होता है, गलत। रिक्वायर द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द फैक्टर एसोसिएटेड विद द कॉजेशन, गलत है। एपिडेमियोलॉजिकल रेशियो बताता है, गलत है। हेल्प टू सजेस्ट द वे ऑफ इंटर द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन, बिल्कुल सही है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड चैनल पे बने रहिए नए नए अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।